अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार ख़ान और आप इस वक्त देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप यूट्यूब चैनल के ऊपर आज का एनालिसिस। दोस्तों, अजीम फ़िलासफ़र और जंग पे लिखी जाने वाली एक ज़बरदस्त किताब का मुसन्निफ़ कार्ल वॉन क्लॉज़विट्ज़ अपनी किताब में जंग की तारीफ़ करता है कि इट्स एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पॉलिसी बाय अदर मीन, यानी कि जंग एक सियासी पॉलिसी का तसलसल होता है जिसके अंदर वायलेंस यानी कि मार कुटाई का अंसर आ जाता है। इसकी मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मसलन दो बंदों के दरमियान किसी चीज़ के ऊपर तनाज़ा हो गया, जब वो बातचीत करें तो वो जो है वो डिप्लोमेसी कहलाएगी, लेकिन जब वो बातचीत से बात आगे निकलेगी और तशद्दुद शुरू होगा तो वो वॉर होगी। बेसिकली उसके अंदर मकसद उस चीज़ का हसूल होगा, और जब दो ममालिक भी जंग पे जाते हैं तो उसके पीछे भी कोई पॉलिटिकल पॉलिसी होती है जिसकी वजह से वो जंग में जाते हैं। यहाँ तक बात करने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि कदीम यूनान के अंदर जब फ़ौजें जंगों पे जातीं तो वो एरिस की बजाय, जो कि जंग का देवता था, एथना के मंदिर में जातीं। एथना देवी थी विज़डम की और अक्ल व दानिश की। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रैशनल था, और वो रैशनल ये था कि यूनानी ये समझते थे कि जंग जीतने के लिए तशद्दुद से ज़्यादा विज़डम की ज़रूरत है, अकल की ज़रूरत है, दानिश की ज़रूरत है, और वही जंग जिता सकती है, ना कि तशद्दुद और रैशनेस। अब आते हैं हमारे हमसाए में जो कुछ हो रहा है। गलवान का आपको पता है कि मई से क्राइसिस शुरू हुई, जिसके जो है पीक आई जब चाइनीज़ के कैंप के अंदर एक इंडियन कर्नल साहब, फुल कर्नल साहब, अपने साथियों के साथ, एक लेफ्टिनेंट कर्नल और कुछ मेजर्स को लेकर सिपाहियों के साथ वहाँ पे गए। वहाँ पे झगड़ा हुआ और एक उनका कर्नल मारा गया, और काफ़ी 20 के करीब जो है 20 प्लस बल्कि कैजुअल्टीज़ हुई। और उसके बाद इतना एक सीरियस मामला हो गया कि अपोजिशन ने मोदी गवर्नमेंट को लताड़ना शुरू कर दिया, और उसके बाद मोदी साहब ने जो है एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि कोई किसी ने किसी के इलाके पे कब्ज़ा नहीं किया है, ना कोई पोस्ट जो है वो बनाई है। यानी कि कहने का मकसद ये था कि मोदी साहब जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बढ़ चढ़ के बातें करते हैं, जब चाइना का मामला आया तो उन्होंने चुप रहना ज़्यादा पसंद किया और मामलात को ठंडा करना पसंद किया। उसके बाद एक ख़बर आई कि रशिया कोशिश कर रहा है कि सुलह हो जाए, दोनों साइडों की बातचीत से, अमन से मामला जो है वो हल हो जाए। तो 22 तारीख का उन्होंने समिट रखा, लेकिन वो नहीं पूरा हो सका। यानी कि चाइना ने इनकार कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर रूसी कोशिशों से चाइना राज़ी हो गया, और कल जो है यानी कि 23 तारीख को ये समिट हो रहा है। उसके बाद आज की खबर मैं आपको बताता चलूँ, जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि एक तो मोदी सरकार ने अपनी फ़ौज को हुक्म दे दिया है कि वो जो चाहे वो जवाब दे। कहने का मतलब ये है कि उसने अपनी जो जिम्मेदारी है वो फ़ौज पे डाल दी है। कल को दोबारा कोई उनकी फ़ौज से गलती होती है जिसकी वजह से चाइना से उनको कुट पड़ती है, तो वो सारे का सारा जो है मामला जो है वो फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम आएगा, ना कि इसके ऊपर। दूसरी बात ये कि राजनाथ सिंह आज रवाना हो गया रूस के लिए, जहाँ पे इत्तलात के मुताबिक S-400 की जल्दी डिलीवरी के लिए और कुछ और वेपन्स की डिलीवरी के लिए वो बात करेगा। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा, वॉर इज़ एक्सटेंशन ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी बहुत काउंट करती है। अच्छा, पॉलिसी, जब आप नेशंस की बात करते हैं और उनकी पॉलिसीज़ जब बनती हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी कंसिडरेशन होती है नेशनल पावर की। और नेशनल पावर का, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके 10 एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर मिलिट्री कैपेबिलिटी, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी, इकॉनमी, पॉपुलेशन वगैरह वगैरह इस तरह के एलिमेंट्स आ जाते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें चाइना का और इंडिया की नेशनल पावर का, तो चाइना को, यानी कि चाइना की हवा को भी छूने के काबिल नहीं है इंडिया। चाइना जीडीपी के हिसाब से, इकॉनमी के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, अपनी इंडस्ट्रियल और बाकी कैपेबिलिटीज़, पॉपुलेशन के हवाले से इंडिया से बहुत आगे है। जबकि इंडिया जो है उसका ख्वाब ये है कि वो चाइना को, बल्कि मैं तो कहूँगा ख्वाब भी नहीं है, क्योंकि मोदी साहब ने जो अभी जो उनका रिसेंट बयान आया उसके मुताबिक वो भी समझते हैं कि चाइना को चेक करने के लिए, चाइना के सामने खड़ा होने के लिए इस वक्त इंडिया नहीं है। दूसरी तरफ चाइना जो है वो इस वक्त रशिया का बहुत बड़ा पार्टनर है, और कुछ खबरें जो हैं, जो चाइना की, जो चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अंदर आई कि कल की जो मीटिंग हो रही है उसके अंदर बेसिकली कोरोना को डिस्कस किया जाएगा कि उससे कैसे फाइट की जाए। कोरोना के अलावा हम कह लेते हैं शायद उसके अंदर जो है ये गलवान और LAC के ऊपर भी किया जाए। लेकिन एक बात याद रखने की है कि रूस जो है
वो कभी भी इंडियंस इस वक्त बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि रूस हमारा पुराना अलाई है, टाइम टेस्टेड अलाई है, तो रूस हमारे लिए ज़रूर चाइना को करेगा। ये उनकी खाम ख्याली है, क्योंकि इस वक्त रूस को जो फ़ायदा चाइना से हो रहा है वो इंडिया से नहीं हो रहा। ठीक है, एक पुराना ताल्लुक ज़रूर है, लेकिन उस ताल्लुक के पीछे इंडिया ने क्या किया? कभी प्यूटिन के लिए जो है हाउडी प्यूटिन का कहीं पे इवेंट नहीं किया गया, ना ही प्यूटिन को कभी उस तरीके से वेलकम किया गया जिस तरह अभी हमने देखा ट्रंप को किया गया। तो इस वक्त खित्ते में क्या चल रहा है, रूस भी इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जो है बेहतर तरीके से जानता है। तो मैं खुद ये समझता हूँ कि इंडिया के लिए अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए एक जो है वो ज़रूरी होगा कि वो चाइना जो बात कहना चाह रहा है उसे समझे, और जिस किस्म के एग्रेसिव बयानात बीजेपी गवर्नमेंट दे रही है और जिस किस्म की वो एक अनरेस्ट खित्ते में पैदा करना चाह रही है उसे अब्सटेन करे। नेपाल के साथ जिस तरह किया, जिस तरह बांग्लादेश के साथ किया, जिस तरह श्रीलंका के साथ किया या पाकिस्तान के साथ किया, बेहतर ये है कि इंडिया जो है ये लड़ाई मार कुटाई जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, इससे बाहर निकले और उबोर में शामिल हो, तजारत के अंदर शामिल हो, मसला कश्मीर के ऊपर बात करे ताकि खित्ते के तमाम ममालिक जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें। दूसरी सूरत में चाइना की जो इस वक्त पावर है, रॉयटर्स के ऊपर कुछ पिछले साल एक उन्होंने वीडियो पब्लिश की थी जिसके मुताबिक इस वक्त मिज़ाइल टेक्नोलॉजी और फाइटिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर चाइना जो है अमेरिका से भी बहुत आगे निकल चुका है। दूसरी बात ये है कि भारतीय सेना जो है वो 5 डायमेंशंस जो हैं उनमें लड़ने की जो है वो काबिलियत रखती है, जिसके अंदर एयर, वाटर, सी और अब आप कह लें स्पेस। जबकि चाइना जो है उसकी फ़ौज जो है, क्योंकि उसका मद्दे मुकाबिल अमेरिका है और वो अपना मुकाबला अमेरिका से समझता है, तो वो 7 जो है डायमेंशंस के अंदर तैयार है, जिसमें एयर, वाटर, स्पेस के अलावा जो है आपकी साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उसमें भी अपना कोई सानी नहीं रखती। तो देखें क्या होता है। मेरे ख्याल में अगर इंडियन लीडरशिप जो है ग्रीक से सीखे तो विजडम को अपनाएगी। अगर वो अपने, कई दफ़ा ऐसे होता है कि एक छोटा सा वाक़या इधर ही मैं बयान कर दूं कि एक बुज़ुर्ग से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने वाक़या सुनाया कि एक दफ़ा वो वॉक करके जा रहे थे, तो उन्होंने देखा एक दरख्त के ऊपर चिड़िया बहुत ज़्यादा जो है चीख रही है जिस तरह अजियत में हो। तो कहते मैं रुक गया, तो मैं घर से सीढ़ी लाया, जब मैं ऊपर चढ़ा तो देखा कि उसने अपना घर बनाने के लिए कहीं से वो डोर ले आई थी और उस डोर के अंदर ही अभी फंसी हुई थी, और जितना वो जोर लगाती थी उतना उसके लिए बुरा हो जाता था। तो उन्होंने, उनका कहने का मकसद ये था कि इंसान भी यही करता है, और अब मैं कहूँगा कि कौमें भी यही करती हैं कि जिस हिंदू राष्ट्र के लिए मोदी साहब काम कर रहे थे, आज वही हिंदू राष्ट्र जो है, वही जो उनके डिज़ाइंस थे इंपीरियलिज्म के, वही उनके जो एक फाशिस्ट डिज़ाइन थे, आज उनकी टांगें पकड़ के बैठे हुए हैं। और इंडियन पब्लिक भी, और आज की तो खबर थी कि इंडियन फ़ौज बज़ाते खुद बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो गई है, क्योंकि गलवान में जो कुछ हुआ और जो LOC पे पाकिस्तान आर्मी के हाथों उनका हाल हो रहा है, तो वो दिल खोते जा रहे हैं। तो इंडिया हमारा हमसाया है, एक बड़ा हमसाया है, तो हम भी चाहेंगे कि इंडिया में अंदर खुशहाली है ताकि पूरे खित्ते के अंदर खुशहाली हो। तो मोदी साहब को ये सोचना होगा कि किस तरीके से चलना है, क्या विजडम की तरफ जाना होगा या रैशनेस की तरफ। रैशनेस की तरफ जाएंगे तो फिर तबाही है, और अगर विजडम की तरफ जाएंगे तो पूरा खित्ता जो है वो होगा, और ये इंडियन पब्लिक को भी सोचना होगा। अगले एनालिसिस के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार ख़ान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हाँ, अगर आपको ये चैनल पसंद आया या एनालिसिस पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। अस्सलामु अलैकुम।